हेलो, नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का मेरे ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल आशीष एटेक में स्वागत है। देर रात हो चुकी है, ये वीडियो हो सकता है कि आने वाले अगले दिन में जारी हो, लेकिन ये जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है कि मुझसे रहा नहीं गया और आप लोगों के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ये जानकारी है उन विद्यार्थियों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जो लगातार 2017 के बाद से एसआईएमपी, एसआई उप निरीक्षक पद की तैयारी कर रहे थे और उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों, आप लोगों की तैयारी तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत बढ़िया चल रही होगी, लेकिन एक परिवर्तन हुआ है, एक परिवर्तन नहीं पूरा आमूल-चूल परिवर्तन हो गया है आपके सिलेबस में दोस्तों। इसलिए आपके लिए जानकारी ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को लगातार देखिए और अंत तक देखिए क्योंकि इसमें मैं बहुत ही सारी जानकारी इसके सिलेबस, इसके मेंस में जो बदलाव हुए हैं, प्रीलिम्स में क्या सिलेबस रहेगा, मेंस में क्या रहेगा, किस तरीके से शारीरिक दक्षता ये इसमें शामिल किया गया है, पूरा मैं डिटेल से कवर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो चाहे कितना भी लंबा हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिल जाए दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं ये क्या जानकारी है ये, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपका समय भी ना ज़ाया हो और जानकारी भी मिल जाए। तो देखिए जानते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 309 है, जिसमें भर्तियाँ जो होती हैं तो उसमें राज्य सरकार जो है तो परिवर्तन कर सकती है, उसके जो प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन कर सकती है। तो उसी के तहत मध्य प्रदेश पुलिस कार्यपालिक अराजपत्रित सेवा भर्ती नियम 1997 के हिसाब से जो चल रहा था एसआई की भर्ती, उसमें परिवर्तन किया गया है दोस्तों। क्या परिवर्तन किया गया है वो जानना ज़रूरी है। ये बेसिक सी चीज़ें लिखी गई हैं कि इन शब्दों के क्या अर्थ होते हैं, कि आप समझते हैं कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस का क्या मतलब होता है, प्रथम चरण का क्या मतलब होता है, यहाँ पे बताया है प्रारंभिक परीक्षा से मतलब है, द्वितीय चरण से क्या मतलब है, तो यहाँ पे द्वितीय चरण में प्रारंभिक परीक्षा को जब आप पास कर लेंगे, तो उसके बाद जो परीक्षा ली जाने वाली है, मुख्य लिखित परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परिणाम परीक्षा। दोस्तों यहाँ पे आपको एक विशेष बात बता दूँ मैं आपको प्रारंभिक परीक्षा के बाद ली जाने वाली मुख्य लिखित परीक्षा दोस्तों, लिखने वाली परीक्षा ये कह रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ बदलाव बड़ा ही हुआ है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये धीरे-धीरे हम देखने का प्रयास करेंगे। आप हड़बड़ाइए नहीं, इत्मीनान रखेंगे तो आपको सारी जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े मिल जाएगी। यहाँ पे हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, कुछ चीज़ पढ़ने से आपको जानकारी मिल जाएगी और कुछ हमारे समझाने से आपको जानकारी मिलेगी, लेकिन जानकारी पूरी मिल जाएगी दोस्तों। तो देखिए उपनियम 6 के खंड 1 के स्थान पर नियम निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाए जो पूर्व नियम रहा होगा उपनियम 6 इसके स्थान पर ये देखिए नया नियम आ जाएगा। अब अभ्यर्थी को भर्ती के लिए आवेदन पत्र में पदों का नाम देते हुए विशिष्ट रूप से वरीयताओं का उल्लेख करना होगा। पहले वरीयता का उल्लेख नहीं करना होता रहा होगा, इसलिए अब वरीयताओं को उल्लेख करना होगा। पोस्ट को जिस वरीयता में रखेंगे उस हिसाब को आपको पोस्ट मिल पाएगी दोस्तों। केवल ऐसे अभ्यर्थियों के नाम पर जिन्होंने निर्दिष्ट रूप से तकनीकी पदों, उप-निरीक्षक, रेडियो, अंगुल चिन्ह, प्रश्नाधीन दस्तावेज, फोटो आदि पर भर्ती के लिए अपनी सहमति अभिव्यक्ति की है तथा जो अनुसूची 3 में उल्लिखित अर्हताएँ रखते हो, केवल तकनीकी पदों पर विचार किया जाए। तकनीकी पदों पर विचार करने का मतलब है जो बीटेक जैसे कोर्स किए हैं, वो जब इस पर मतलब अंगुल निशान का मतलब हो जब टिक करेंगे तभी उन पर विचार किया जाएगा, अन्यथा विचार नहीं किया जाएगा, भले आप बीटेक किए हों। समझ रहे हैं मेरा क्या करने का मतलब भले आप बीए, बीटेक किए हों, लेकिन तकनीकी पदों के लिए आपको चुनना भी होगा। चुनेंगे नहीं तो कैसे विचार करेगा, है ना? तो प्रेफ़रेंस पर जोर दे रहा है दोस्तों। आगे चलते हैं परंतु उप निरीक्षक जिला कार्यपालिक बल, उप निरीक्षक विशेष सशस्त्र बल और उप निरीक्षक विशेष शाखा की गैर तकनीकी समूह के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार अतिरिक्त रूप से निम्नलिखित तकनीकी पदों के समूह में से केवल एक के लिए ही आवेदन कर सकता है। इनमें से एक केवल कौन-कौन से होगा? उप निरीक्षक रेडियो या उप निरीक्षक आयुध या उप निरीक्षक फोटो प्रश्नाधीन दस्तावेज या अंगुल चिन्ह। दोस्तों ये जानकारी मैं समझ रहा हूँ कि आपको थोड़ा-सा अटपटी सी भी लग रही होगी कि कहना क्या चाह रहा है, लेकिन जब इसकी रूल बुक जल्द ही जारी किया जाएगा, शायद फरवरी में जारी कर दिया जाए, आशा है दोस्तों, तो और स्पष्ट तरीके से आपको स्पष्ट बात हो जाएगी कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जब वहाँ पे आएगी। लेकिन अभी आप फिलहाल इतना ही समझिए और समझते चलते हैं आगे। थोड़ा-थोड़ा करके हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों।
देखिए, अब यहाँ पर भी बदलाव किया गया है। मैं कह रहा हूँ कि वीडियो लंबा हो जाए तो ठीक है, लेकिन हम अपनी बातें कंप्लीट करके मानेंगे। उपनियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, क्या कहना है? उपनियम 1 के खंड 1 के अधीन प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। बहुत ही विस्तार से, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से समझने की ज़रूरत है दोस्तों। 1 शारीरिक माप का मान अभ्यर्थी के शारीरिक परीक्षण निम्न नियम 8 के उपनिरीक्षक 2 में यथाविधि निर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताओं के अनुसार जिला मेडिकल बोर्ड में एक राजपत्रित पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में किया जाएगा। दोस्तों ये ध्यान रखिए, एक एक राजपत्रित पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में आपका जो है तो मेडिकल बोर्ड में ये जो है तो किया जाएगा। टिप्पणी शारीरिक माप के संबंध में किसी भी विवाद की दशा में उस जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा एक अपील संभाग स्तरीय चिकित्सा बोर्ड को अग्रेसित किया जा सकेगी। दोनों मेडिकल बोर्ड के परीक्षण में भिन्नता होने पर राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड को अपील की जा सकेगी। अभ्यर्थी के शारीरिक परीक्षण नियम 8 के उपनियम 2 में निर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताओं के अनुसार एक राजपत्रित पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में किया जाएगा। ये बेसिक सी डिटेल है, मैं आशा करता हूँ कि समझने की कोशिश कर रहे हो आप लोग। शारीरिक दक्षता की बात कर रहा है कि कैसे, कहाँ पे शारीरिक दक्षता मेडिकल बोर्ड में किस तरीके से आपका परीक्षण किया जाएगा और कैसे यदि कुछ गड़बड़ी होती है तो इसके लिए एक बोर्ड भी बैठाया जाएगा, उसमें दोनों में से जो सही होगा या दोनों में से मिलान ना होगा तो वहाँ पे क्या कैसी बातें होंगी। ये आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को, मैं आशा करता हूँ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है लिखित परीक्षा। बहुविकल्पी प्रश्नों पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, कोई ऋणात्मक अंक नहीं होंगे। ये थोड़े से सुकून की बात है दोस्तों कि ऋणात्मक अंक यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं किया है। अभी भी मध्य प्रदेश के एग्जाम में कुछ ही यदि को यदि छोड़ दिया जाए तो नकारात्मक अंक यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, इसमें भी आपको बचा दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के अंतिम चयन में कोई प्रासंगिकता नहीं होगी। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की अंतिम चयन में, ध्यान से, अंतिम चयन में यानी प्रारंभिक परीक्षा एक क्वालिफाइंग एग्जाम बना दिया गया है दोस्तों। प्रारंभिक परीक्षा केवल क्वालिफाइंग एग्जाम बना दिया गया है। कितना बड़ा बदलाव किया गया है दोस्तों, पीएससी के तरह एकदम से अपनाया गया है। आप सिलेबस जब देखेंगे तो आप चकित रह जाएंगे कि पीएससी वाले विद्यार्थियों को काफी लाभ होने वाला है, लेकिन मैथ वाले विद्यार्थियों को भी बैलेंस बनाने में मौका मिलेगा। तो ये देखिए, प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा, फिर उसी के साथ-साथ फिर मेडिकल होगा और इंटरव्यू भी होगा। तो शारीरिक परीक्षा और मेडिकल होगा और इंटरव्यू भी होगा, तो कितना एक अलग तरीके का एग्ज़ाम अब होने वाला है दोस्तों आप लोगों का, एसआई का एग्ज़ाम। तो देखिए, तो प्रारंभिक परीक्षा का जो भी स्कोर होगा, जैसे कि एमपीपीएससी के प्रीलिम्स का मेंस में नहीं जुड़ता है, उस तरीके से एसआई के पेपर में भी मेंस में इसका कोई मतलब नहीं होगा। सिर्फ़ आप ये क्वालीफाइंग एग्ज़ाम होकर रह गया है, जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी तथा निम्नलिखित विषयों में से 100 प्रश्न पूछे जाएँगे। 100 प्रश्न पूछे जाएँगे दोस्तों, इसमें से कट ऑफ बनेगा, इसी में मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और फिर आगे आगे आप मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। यहीं पे मैं बता देता हूँ क्या-क्या विषय हैं। हिंदी भाषाई बोध यानी हिंदी के बारे में जानकारी हो, हिंदी व्याकरण के बारे में, अंग्रेजी भाषाई बोध, विश्लेषणात्मक क्षमता हो, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, कंप्यूटर ज्ञान, बुनियादी तर्क शक्ति और करंट अफेयर्स। लगभग थोड़ा-सा आप देखेंगे तो सारी चीज़ों को उसने शामिल कर दिया है और सिलेबस को थोड़ा ब्रॉड करने की कोशिश किया है। वो जो सीमित होता था, इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा कट आउट करने की यानी कम करने की कोशिश किया है इसने। मुख्य परीक्षा, लिखित परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में चयन के बाद दोस्तों, मुख्य परीक्षा 2 अलग-अलग सत्रों में आयोजित की जाएगी, जैसा कि अनुसूची 4 का में विनिर्दिष्ट है ना? 150 नंबर का पेपर होने वाला है दोस्तों और 2 अलग-अलग सत्र में, है ना? 150 नंबर का अलग और 150 नंबर का अलग। आप पढ़ते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न अधिकतम 300 अंकों का होगा, जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी, ठीक है ना? जिसकी अवधि अधिकतम जो है तो 300 अंकों का होगा, न्यूनतम कितना भी हो सकता है, अभी ये आगे क्लियर करेगा या तो आने वाले रूल बुक में क्लियर होगा, अभी हम कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों। ये जो है तो 2 सत्र में होगा और लिखित परीक्षा होगी। तकनीकी परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में चयन के बाद अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के साथ-साथ तकनीकी लिखित परीक्षा भी देनी होगी। मुख्य लिखित परीक्षा से पृथक दिवस पर अधिकतम 300 अंकों की तकनीकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी। जिन अभ्यर्थियों ने अनुसूची 3 में यथा निर्दिष्ट उप निरीक्षक अंगुली के लिए आवेदन किया है, उनकी एक सत्र में तकनीकी परीक्षा ली जाएगी और गणित, भौतिकी एवं रसायन विषयों में विज्ञापित पाठ्यक्रम पर आधारित एक प्रश्न पत्र होगा। तो कहने का मतलब है, जो तकनीकी टेक्निकल वाले हैं उनकी अलग से एक इसकी एग्ज़ाम भी होगा, तकनीकी वाला मुख्य परीक्षा में ही, जो नॉन टेक्निकल है उनका नहीं होगा।
जिन अभ्यर्थियों ने अनुसूची 3 में यथानिर्दिष्ट उपनिरीक्षक के लिए आवेदन किया है, उनकी और 1 सत्र क्षेत्र में तकनीकी परीक्षा ली जाएगी, विद्यापीठ पाठ्यक्रम पर आधारित एक प्रश्न पत्र होगा। इसी तरीके से बातें कह रहा है, समझने की कोशिश करते रहिए दोस्तों। देखिए, क्या कह रहा है कि अधीन प्रारंभिक परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। बिल्कुल दोस्तों, कि सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है, अनिवार्य हो होगी तभी तो आप आगे बढ़ पाएँगे, है ना? मुख्य परीक्षा के लिए। आगे चलते हैं, जहाँ पे हमें महत्वपूर्ण बातें लगेंगी वहाँ पे मैं आपको रोक दूँगा। देखिए, शारीरिक दक्षता परीक्षण या परीक्षण सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। यह परीक्षण 100 अंकों का होगा और इसमें निम्नलिखित मदें सम्मिलित होंगे या मदें मतलब कहने की चीज़ें देखिए शामिल हैं। शारीरिक दक्षता सबसे ज़रूरी चीज़ है कि 100 अंक का होगा। 800 मीटर का दौड़ होगा 40 अंक का, लंबी कूद होगी 30 अंक का और गोला फेंक होगा 30 अंक का, जैसे कि पुलिस में होता है दोस्तों। इसमें 100 अंक का उसमें भी होता है, इसमें भी 100 अंक का हो रहा है। ये तो थोड़ा-सा पुलिस की तैयारी जो किए हैं उनके लिए लाभकारी रहा है और थोड़ा-सा उनके लिए सूटेबल मतलब मिल गया है। साक्षात्कार दोस्तों, सभी जानकारी मैं एक-एक करके बताया हूँ। मैंने प्रारंभिक परीक्षा की बात बताया है, मुख्य परीक्षा की बात बताया है, मैं अभी मेडिकल का नहीं, शारीरिक दक्षता का मैंने बताया, अब साक्षात्कार का मैं बता रहा हूँ। साक्षात्कार देखिए, समिति द्वारा द्वितीय चरण के अभ्यर्थियों का जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षण में न्यूनतम अंक अभिप्राप्त किए हैं, व्यक्तित्व साक्षात्कार लिया जाएगा। व्यक्तित्व साक्षात्कार 50 अंकों का होगा दोस्तों। मुख्य परीक्षा और शारीरिक दक्षता परिणाम में जब आप न्यूनतम अंक जितना ज़रूरी है यानी मेरिट लिस्ट पास करते हैं, तो आपका साक्षात्कार होगा जो कि 50 अंक का होगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि नंबर 100 अंक का शारीरिक दक्षता कंप्लीट है, 100 अंक का प्रारंभिक परीक्षा कंप्लीट है, 50 अंक का साक्षात्कार है और वो कह रहा है कि 300 अंक से ज़्यादा का नहीं होगा। तो ऐसी जानकारी जो हमने आपको बताई है, अब हम थोड़ा-सा आपको आगे ले चलते हैं और सिलेबस के बारे में बताएँगे। मुख्य परीक्षा का सिलेबस किस तरीके से बदला। तो दोस्तों, मुख्य परीक्षा के सिलेबस की बात करें, तो देखिए भाग का इसमें जो है तो काट दिया गया है, इसमें नहीं है। ये देखिए भाग का इसमें सिलेबस है, इतिहास है, भूगोल है, पॉलिटी है। पहले पेपर जो कि 150 अंक का, 300 अंक का होगा पहला पेपर। तो देखिए इसमें कुछ दिया गया है इतिहास के स्वतंत्रता के बाद। ये भाग का है जो कि 150 नंबर का है दोस्तों। तो भाग का पहला पेपर, प्रश्न पत्र 1, मुख्य परीक्षा 1, स्वतंत्रता के बाद देश और भीतर समेकन और पुनर्गठन, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएँ, भारत की विविधता, भारत एवं मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी, मध्य प्रदेश की जनजातीय, मध्य प्रदेश सॉरी महिलाओं और महिला संगठन की भूमिका, जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण और भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव। ऐसा लग रहा है कि एमपीपीएससी का सिलेबस पढ़ रहे हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं भाग का पहला पेपर, प्रश्न पत्र 1, खंड का में 150 नंबर, फिर खंड खा में 150 नंबर। शासन, संविधान और राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान, ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है तो ये एमपीपीएससी का छाप दिया है दोस्तों। भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषताएँ, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। ऐसा लगता है एमपीपीएससी का कोई सदस्य जो है तो इस वाले बोर्ड में बैठ गया है, तो पूरा उसको याद आ गया, तो सब छाप दिया इसने। संघ एवं राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसमें चुनौतियाँ। ये आप जान रहे हैं कि संविधान हम लोग पढ़ रहे हैं, तो विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, संसद और राज्य विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, ये सब गरीब और भुखमरी से संबंधित मुद्दे। प्रश्न पत्र 2, यहाँ पे देखिए सामान्य अध्ययन और 300 अंक, 150 अंक का ये होगा प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, पर्यावरण और आंतरिक सुरक्षा, करंट अफेयर्स भी इसमें रहेगा। करंट अफेयर्स होगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी होगा, सूचना प्रौद्योगिकी होगा। एसआई वाली तैयारी करने वाले तो लगेंगे मुड़ पटक लें, इसमें आप क्या करें? ये क्या दे दिया है, इसकी तो कभी सोचे ही नहीं थे। जिस तरीके से सिलेबस ऐसा लग रहा है एमपीपीएससी की तैयारी कर लें, इससे बढ़िया तो मिलेगा तो एसडीएम का पद मिल जाएगा, इसमें एसआई का पद क्या। तो खैर, तर्क एवं अंकों की व्याख्या ये है, आधार संख्या और सांख्यिकी, अंक और उनके संबंध, प्रायिकता, आंकड़ों का प्रबंधन, अनुपात और समानुपात। ये सिलेबस जो है तो इस तरीके से मैंने आपको डिटेल से बताया दोस्तों कि किस तरीके से पुलिस भर्ती नियम में 1997 में संशोधन किया गया है और कैसे एसआई की उप निरीक्षक की नियमावली में भर्ती प्रक्रिया में संशोधन किया गया है।
प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, शारीरिक दक्षता और साक्षात्कार, इसका एग्ज़ाम होने वाला है। इस प्रोसेस से तरीके से इस एग्ज़ाम होगा। अब कमर कस लेने की मैं बात कहूँगा ही, लेकिन आपको थोड़ा-सा साहस की ज़रूरत है कि किस तरीके से आप इसको टैकल करेंगे और हैंडल करेंगे इस एग्ज़ाम को, क्योंकि इसका रूल बुक कभी भी जारी की जा सकती है, नोटिफ़िकेशन कभी भी जारी किया जा सकता है, और कितने पद जारी करेंगे ये तो समय की बात है। अब आप लोग इस सिलेबस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आगे फिर निर्णय जो है तो आपके हाथों में है दोस्तों। तो यदि इसमें मैंने बहुत ही शानदार तरीके से बताने की कोशिश की है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करिए दोस्तों, क्योंकि लगभग 90% ऐसे साथी हैं हमारे जो देख के और चले जाते हैं, भाग जाते हैं। हम ताके रहते हैं को कि सब्सक्राइब करेंगे, करेंगे, पर आप लोग दोस्तों थोड़ा-सा हमें हमें भी अच्छा लगता है, पॉज़िटिव मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लिया करिए दोस्तों, ताकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेटेड जानकारी आपके लिए लाते रहें दोस्तों। धन्यवाद।